की तश्कील अमल में आई और मैनचेस्टर का दर्जा हासिल किया। सन 1934 में कपड़े और धागे की सनत को फरोग देने में अव्वलीन चिराग साबित हुई। हाथ से कपड़ा तैयार करने वाली खड्डियां इस शहर में घरेलू सनत के तौर पर रूनुमा हुई। ये शहर तालीमी और तहकीकी इदारों और इल्म फ़न के अजीम सबूतों की बदौलत बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बेशुमार स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। फैसलाबाद सनती, तालीमी और ज़राई एतबार से बहुत अहमियत का हामिल शहर है। खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर से आपको सच सवेरा के प्रोग्राम में वेलकम बैक कहते हैं। बहुत अच्छा सा आपने सेगमेंट देखा ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के नाम से। जनाब आज आपने सैर की फैसलाबाद की। फैसलाबाद जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब से जनाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं फैसलाबाद में और हम अपने गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। फैसलाबादी के हवाले से मोहम्मद सलीम साहब से बात करेंगे। सर काइंडली बताइएगा कि फैसलाबाद जो है वो ज़राअत में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? देखें जी, फैसलाबाद पाकिस्तानी ज़राअत में इसका पिवटल रोल है। पिवटल रोल पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी और जो सबसे जदीद भी जो ज़राई दरसगाह है वो फैसलाबाद में मौजूद है, जिसका नाम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जितने भी ज़राअत के लोग हैं, ज़्यादातर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वो पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए पूरे पाकिस्तान से। ये ब्रिटिश दौर से बल्कि लालपुर कॉलेज के नाम से पहले क्योंकि मशहूर था, फिर ज़राई कॉलेज के नाम से, फिर इसको अपग्रेड किया गया जो है ना अयूब खान के दौर में, तो इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। और फिर इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र आ रही हैं। इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बेस के ऊपर फिर हमने पेशावर में भी डेवलप की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टंडोजाम में भी की, बलूचिस्तान में भी, चारों सूबों में फिर हम उसको लेके गए। और PARC जो इटसेल्फ है, इसको भी कहते हैं कि ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की एक ऑफ शूट है, क्योंकि उसके सारे ग्रेजुएट्स वगैरह इनिशियली यहीं पे सारे जॉब्स में आए। बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। बहुत बड़े स्कॉलर्स पैदा किए इसने, बहुत वैराइटीज़ इसने निकाली। तहकीक के शोबे में कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से मतलब इसका बड़ा रोल है। और सेकेंडली जो फैसलाबाद की एक और चीज़ है, ये ज़राअत को, क्योंकि इसने यहाँ से बंदे भी निकाले पैदा करने के लिए, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, लेकिन कंज्यूम भी ज़्यादा से ज़्यादा इसी शहर ने किया। अच्छा, इसको पाकिस्तानी मैनचेस्टर कहते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपने खुद कहा कि इंडस्ट्रियल सिटी है, तो सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप होती है, विच इज़ यूजिंग द डिज़ाइनर्स, आपके फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो वहाँ से निकलते हैं, मुहक्किक वहाँ से निकलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्चर वहाँ से निकलते हैं। और ये ज़राअत की आउटपुट से बेसिकली आप ये टेक्सटाइल चला सकती हैं ना। सो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। सो बिकॉज ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, बिकॉज जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं, तो उनका रॉ मटेरियल आपको एग्रीकल्चर से मिल रहा है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारे शहर फैसलाबाद ने बहुत खूबसूरत सितारों का जन्म दिया, जो उसके माथे पर माशाल्लाह झूमर की तरह चमक रहे हैं। और इसी हवाले से जनाब बात करेंगे जमील साहब से। आप प्लीज़ बताइएगा अदनान जमील साहब के फैसलाबाद में ये जो सितारे चमक रहे हैं लोगों की सूरत में, तो लोग कैसे हैं फैसलाबाद के, कितने खूबसूरत लोग हैं, इस पर ज़रा काइंडली रोशनी डालिए। देखिए जी, पाकिस्तान का जो प्योर जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है, या पाकिस्तान का जो पंजाबी जो प्योर कल्चर है, उसकी प्योर झलक आपको फैसलाबाद के अंदर नजर आती है। प्योर पंजाबी कल्चर की प्योर, और ये अब से नहीं है, स्टार्ट से ही उनके। और दूसरी बात ये कि वहाँ के लोग बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ देख रहे हैं आपने, एग्रीकल्चर के हवाले से कही या इंडस्ट्रीज़ के हवाले से अभी बात कर रहे हैं लोग उसमें से। और दूसरी बात ये कि ये लोग जो हैं फैसलाबाद के, ये फ़न और म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। देखिए कवाली का वहाँ से ट्रेडिशनल जो हमारा जो सेटअप वहाँ से फैसलाबाद से स्टार्ट हुआ, और फ़न थिएटर के हवाले से देखें, ड्रामों के हवाले से देखें, तो इनसे वो एक जो हमें जो इनका नज़र आया है, वो फैसलाबादी लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत इस चीज़ के साथ, हमारी इस मैशत के साथ बहुत ज़्यादा उनके साथ नज़र आया है। और सेकेंडली जो है, आप अभी तक देखें पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, लेकिन फैसलाबाद के अंदर आज भी वही हमारा ट्रेडिशनल कल्चर मौजूद है। वही फूड पैटर्न, वही ड्रेस पैटर्न्स, वही लिविंग स्टाइल्स, जो हमारी जो पाकिस्तान की पहचान है जो कल्चर की, वो आज भी आप देख सकते हैं। वेरी नाइस। सबसे खूबसूरत बात जनाब कि अपनी रूट्स के साथ जुड़े हैं, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा है फैसलाबाद के लोगों ने। और फैसलाबाद के लोग जो है ना सिर्फ वो आर्ट से, फ़न से मोहब्बत करते हैं, म्यूज़िक से मोहब्बत करते हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड भी है, मतलब वहाँ से मुहक्किक पैदा होते हैं, वहाँ से इंडस्ट्रीज़ भी
इंडस्ट्रियलिस्ट भी जन्म लेते हैं, वहाँ से जनाब जो फ़न और सकाफ़त से वाबस्ता लोग भी जो हैं बहुत मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तो क्या कुछ नहीं है हमारे सिर्फ एक शहर में। सो हमारे सिर्फ एक शहर में माशाल्लाह इतनी वैरायटी है, तो सोचे पूरे पाकिस्तान की जब वैराइटीज़ को इकट्ठा किया जाएगा तो कितना खूबसूरत पाकिस्तान जो है वो मंजर आम पर मज़ीद आ सकता है। लेकिन अगर ये एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, सिर्फ आपस में यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। बारहा हमारे गेस्ट भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ज़रूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ यूनाइटेड हो जाएं, हम सिर्फ एक हो जाएं एज अ नेशन, अपने आप को जो है इंटरनेशनल ग्राउंड पर जो है वो साबित कर सकें कि हम एक हैं। एक कायद मतलब ट्रू लीडरशिप तभी आएगी जब कायद का पाकिस्तान होगा। तो जनाब इस ट्रू लीडरशिप ही की तलाश में जो है हम सब निकले हुए हैं। सो इस हवाले से जनाब बात करेंगे अपने गेस्ट से भी और अपने कॉलर से भी। आप हमें बताइएगा प्लीज़, डायल करके नंबर 806606 पाकिस्तान के बाहर से 0092 कोड डायल कीजिएगा और आप पाकिस्तान को मज़ीद कितना खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत, कितना मुस्तहकम देखना चाहते हैं और आपके ख्याल में कितना है भी नेगेटिविटी की फिज़ा जो छाई उसको कम करने के लिए आपके कुछ अल्फाज जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। आज के दिन में भी यौम तकबीर आज का दिन है जनाब, तो डायल कीजिए नंबर, हमें बताइएगा पाकिस्तान के इमेज के हवाले से कुछ कहना चाहें और इसके अलावा जनाब हमारे देंगे सवाल का जवाब भी और जी जाइए गिफ्ट हैम्पर्स भी। पाकिस्तान एटमी ताकत किस जगह पर बना था, किस जगह पर धमाके किए गए थे, उस मकाम का नाम बताइएगा। यही हमारा आज का सवाल है और जवाब जो देंगे साहब या साहिबा वो जीत जाएंगे हमारे गिफ्ट हैम्पर्स। इस बात के जनाब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब, मोहम्मद सलीम साहब की जानिब बढ़ते हैं। सर आपसे हम कुछ बात करेंगे चूँकि आप जो हैं मोहम्मद सलीम साहब की जो स्पेशलिटी है वो ज़राअत में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के हवाले से है। जनाब इस हवाले से क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके इंस्टीट्यूशन के और माशाल्लाह क्या आपका फ्यूचर में जो आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करने का इस सेक्टर में इरादा रखता है? सुंदस बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कर दी है, क्योंकि लोड शेडिंग से डायरेक्टली हम मुतासर तो हैं लेकिन उसके लिए हम इतना ज़्यादा एज ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम पीआरसी हेल्प नहीं कर पा रहे, ना ही हमारा मैंडेट है। लेकिन जो ज़राअत में एनर्जी का इस्तेमाल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपका वो मशीनरी की डेवलपमेंट में है, जो आप ज़मीन वगैरह तैयार करते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह चलाते हैं, वहाँ यूज़ है। लेकिन उसके बाद जो इसका मेजर इस्तेमाल है वो आपका इरीगेशन सिस्टम में है, आपको पंप करना पड़ता है पानी और उसके बाद आप लगा पाते हैं। तो उस हवाले से डेफिनेटली पीआरसी की खिदमात हैं और कीपिंग इन माइंड के पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी संगीन एनर्जी क्राइसिस है, तो ऑब्वियसली उसका शिकार सोसाइटी के सारे अफराद की तरह ज़िम्मेदार भी है। जी बिल्कुल, ज़िम्मेदार पे ज़रूर बात करेंगे सर से, किस तरह ज़िम्मेदार इसका शिकार है। इस वक्त लाइन पर कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैडम, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मकसूद अहमदानी, डेरा गाजी खान, ट्रैवल एरिया रूंगा है। मकसूद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, आपने जो सवाल किया एटमी ताकत के बारे में किस मुकाम पर किया, रेचागी के मुकाम पर किया 1898 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को। सर टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के इमेज को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं हम? मैं बहुत खूबसूरत, पाकिस्तान तो मेरा दिल है ना, इसके लिए मैं अपना जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। वेरी नाइस जी। सर आते हैं आपके पेट्रियाटिज्म को मजीद किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वेल बहुत पेट्रियाटिक फीलिंग्स आपकी बिलाशुबा हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना चाहिए, ये हमारा आपका सवाल है आज का, किस तरह से इस इमेज को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जी सर, ज़िम्मेदार सेक्टर बात कर रहे थे किस जी, तो एनर्जी का जहाँ पे बाकी सारे लोग उससे सफ़र कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा ज़िम्मेदार भी इससे सफ़र कर रहा है, और ज़िम्मेदार की सफ़रिंग का मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, जो हमारी अर्निंग्स आनी थी फॉरेन एक्सचेंज से वो ऑब्वियसली कम पड़ रही हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है। दूसरा ये है कि फूड सिक्योरिटी का एक सीरियस चैलेंज आता जा रहा है। फूड सिक्योरिटी के चैलेंज पर डेफिनेटली बात करते हैं कॉलर से बात करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी कौन बात कर रही हैं? फरा बात कर रही हूँ जी। फरा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लाहौर से। लाहौर से बात कर रही हैं जी। फरा क्या कहना चाहेंगी? ये आपके आंसर देना था उसका। जी बताइए। क्वेश्चन का आपने ये पूछा इसके बारे में, किस मुकाम पर किया गया? हाँ जी, चागी के मुकाम पर। चागी के मुकाम पर किया गया। बहुत शुक्रिया लाहौर से कॉल करने का। फरा साहब हमारे साथ, इनके ख्याल से चागी के मुकाम पर जो है एटमी धमाका किया गया। आपका सवाल ठीक है कि नहीं बताएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जी सर, बात करते फूड चैलेंजेस की। तो जैसा कि आबादी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, फिर हमारी इकोनॉमिक ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो उस हवाले से ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे पास पानी मुयस्सर है
उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें, जो भी हमारे पास ज़मीन काबिल काश्त है उसको हम बेहतर एग्रीकल्चर के इस्तेमाल। नीचे ला सकें, और एट द सेम टाइम हम फार्मर की कैपेसिटी को भी बिल्ड कर सकें। देखिए हमारा फार्मर 19वीं और 20वीं सदी की ज़राअत का टेलर्ड है, आज 21वीं सदी में हम खड़े हैं जहां बाकी बहुत वो सारे वहीं शोबों खड़ा में है, हाँ वो हमारा वहीं पे किसान खड़ा वहीं खड़ा है, है। और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग मसलन हमारे बलूचिस्तान के जो जिम्मेदार भाई हैं, जो हमारे बारानी इलाका जात के जिम्मेदार हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतने ज़्यादा अवेयरनेस लेवल भी वहाँ पे नहीं है। हमारे इरीगेटेड एरियाज़ में हमारे बहुत अच्छी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जो आउटसाइड इंडस बेसन है, बरानी इलाका जाते हैं, गिलगित बिल्तिस्तान है, आपका केपीके के कुछ इलाका जाते हैं, आपके पंजाब का पोटोहार है, वहाँ पे अवेयरनेस लेवल्स वो नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पूरी दुनिया में ज़राअत एक इंडस्ट्री के तौर पे ली जाती है, पाकिस्तान में इसको जस्ट एज ए मतलब हम एक एक्टिविटी लेते हैं। सो इसको बेसिकली हमें इंडस्ट्रियल दर्जा दे के और इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्पेशली आउटसाइड इंडस बेसन में, बरानी इलाका जात में, और फिर इंशाल्लाह हमारा रेवेन्यू भी बहुत बेहतर बढ़ सकेगा। तो इस हवाले से पीआरसी ने जो एक हमारा जो मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो हमने एक पायलट स्टडी शुरू की है यहाँ पे फतेहजंग के इलाके में। पोटोहार की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे बेताशा वाटर डेवलपमेंट पोटेंशियल है, और गवर्नमेंट ने उस पर इन्वेस्ट भी किया है, पंजाब गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और यहाँ तकरीबन 50 छोटे डैम्स बनाए गए हैं, जिनमें से रावल डैम और शाहपुर डैम भी 2 शामिल हैं, बड़े डैम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 1200 या 1400 मिनी डैम्स बनाए गए हैं, जो कि फार्मर्स फील्ड के ऊपर हैं। मकसद ये था कि जो बारिश के बाद पानी हमें मुयस्सर हो जाता है, उसको हम स्टोर कर लें और उसके बाद ज़राअत को हम वहाँ पे फ़रोग दे सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पानी के ज़खायर तो हमने बना लिए, लेकिन उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सके। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया कि एज ए साइंटिस्ट के क्या बात है, मतलब क्यों हम नहीं कर सके, तो बड़े इंटरेस्टिंग उसके जवाब आता है। एक ये था कि जहाँ जहाँ भी पानी के ज़ख़ीरे बने, वो डैम नीचे हैं, ज़मीनें ऊपर हैं, तो आपको बेसिकली उनको पंप करके तो इस खिते में ज़राअत को आप कर सकती हैं। ठीक है, जितना भी एरिया आउटसाइड इंडस बेसन है, वो बलूचिस्तान का है या केपीके का। बात करते हैं, काइंडली सॉरी टू इंटरप्ट यू, कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? असगर बात कर रहा हूँ डीजी खान से। डीजी खान से जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो ज़राअत की तरक्की है, पहले पाकिस्तान को मैं पहली तरजीह है इस चीज़ की, लेकिन बात यह है कि फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर वो लोकल आदमी लगे हुए, कोई परफेक्ट आदमी, कोई तजर्बाकार आदमी ज़राअत की शोबे में नहीं है ना। अगर हमारे जो मुल्क है इसमें अच्छे लोगों को मौका दिया जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की दिन ब दिन तरक्की करी जाएगी। जी, थैंक यू जी, आप बहुत अच्छे कॉलर हमारे हैं। आप काइंडली बताइएगा, सवाल का जवाब देना चाहेंगे, किस मुकाम पर एटमी धमाका किया गया? जी, चागी के मुकाम पर, चागी के मुकाम पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। चागी के मुकाम पर डीआईजी खान से भी सवाल जवाब आया हमारे पास, लाहौर से भी जवाब आया, तो डीजी खान का जवाब है, लाहौर का जवाब किस हद तक ठीक है बताएंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जी सर, आप बताइएगा। जी, मैं जिक्र कर रहा था कि वो पानी के ज़खायर जो थे वो नीचे थे और ज़मीनें ऊपर थी। अब ऑब्वियसली कोई तरीका नहीं है कि आप उनको लिफ्ट किए बगैर या पंप किए बगैर आबाद कर सकें। अच्छा, जब ये देखा गवर्नमेंट ने कि भाई ये तो अच्छा, और फार्मर ने क्या किया कि जब पानी के ज़ख़ीरे आ गए तो उन्होंने उसके अंदर मछली की बीज डाला, एंड दैट वाज द इजीएस्ट एक्टिविटी। 4-5 लाख उनको साल के वहाँ से मिल जाते थे। तो उन्होंने बाकी वो जो बारानी ज़राअत थोड़ी बहुत करते थे उससे भी गए। उन्होंने कहा कि यहाँ से हमें 4-5 लाख मिल रहा है, तो बेसिकली हमें ना इससे यही एक एक्टिविटी ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत वो गंदम लगा लेता था या कुछ चारा, तो वो उससे भी गया मेनली। तो फिर इस पर काफ़ी स्टडीज़ हुई कि इसका क्या किया जाए। तो फिर ऑब्वियसली लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि इन डैमों के ऊपर, ये भी 94 में 94 से ऑनवर्ड, फिर इन्होंने जो डैम्स बन चुके थे उनके पानी को इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने पंप्स देना शुरू कर दिए, और वो पंप डीजल पे चल रहे थे या फिर आपके वो चल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के ऊपर। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट 3 साल के बाद या 4 साल के बाद ख़त्म होता था, तो फार्मर वो सारा पंप शम्प डिसमेंटल करके पाइपलाइन वगैरह उखेड़ के तो दोबारा मछली पे आ जाता था। वजह ये थी कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे उस पंप को चलाने के लिए। 94 से अब तक सच लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम, और दिन ब दिन आपके एनर्जी में और जो उसकी प्राइसिंग है वो बड़ी है। डीजल आज आप देखें कि 120-25 रुपए पे खड़ा है। आपकी जो बिजली है दूसरी, वो उसका पर यूनिट भी देख लें और फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी देख लें। तो कोई भी फार्मर ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था कि वो 5 घंटे 10 घंटे उस पंप को चला के डीजल या बिजली के साथ अपनी फसलों को पानी लगा ले। सो उन्होंने फिर अगेन उसी की तरफ चले गए। तो यानी इससे इस सारी सूरत हाल से नतीजा ये निकल रहा था कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हुई पड़ी हैं, नए डैम हमसे बन नहीं पा रहे समहाउ, और जो बने हुए डैम्स थे या ज़ख़ीरे थे उनको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ज़राअत में तरक्की करने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। तो
नए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी हैं और वो बड़े डैम बने चाहिए, लेकिन जो पानी ऑलरेडी हमारे पास मुहैया पुराने है डैम्स मौजूद उसको हैं। आप बेहतरीन इस्तेमाल करना भी सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पीआरसी ने यहाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरवीन किया, हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया और हमने देखा कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सूरज की बेतहाशा रोशनी दी है। तो हमने उस Solar एनर्जी की क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए कि जो फार्मर का एक पानी का खर्चा को 20,000 या 25,000 रुपए है, उसको ख़त्म किया जाए किसी तरह से। तो solar सोलर energy इरिगेशन को use- सिस्टम को अच्छा। बेसिकली हमने डिज़ाइन किया और इंस्टॉल किया, और सूरज की रोशनी वो अल्लाह ताला की तरफ से फ्री है, तो 7-8 घंटे वेरी बेसिकली नाइस, ये तो हम आपने उसको कर सकते बहुत हैं। अच्छा पाकिस्तानियों वाला काम किया इन अ सेंस कि माशाल्लाह हम यूटिलाइज करना जानते हैं चीज़ों को। कौन कहता है हमारे पास यूटिलाइजेशन नहीं है? इतनी माशाल्लाह जीती जागती एग्जांपल पीसीआर की मौजूद की सूरत में हमारे पास मौजूद है। नेचुरल रिसोर्सेज से तो माशाल्लाह मालामाल हैं ही, लेकिन यूटिलाइजेशन की अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए जनाब इस तरह दिन रात जो है वो कोशिश की जा रही है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन के लिए भी नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से दी गई सोलर एनर्जी को ही यूटिलाइज़ किया और सोलर इरिगेशन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवा गया। तो हमने वहाँ पर एक हमने डैम जो बना हुआ रेडी था 94 में फतेह जंग के इलाके में, उस डैम को लिया, तकरीबन 100 एकड़ फीट उसकी कैपेसिटी थी। फिर उसके तकरीबन इर्द गिर्द कोई 14-15 एकड़ की ज़मीन थी, 7 एकड़ पे डैम था, तो टोटल में 20 एकड़ के करीब वो पूरा फार्म था। उसके ऊपर हमने सोलर पंपिंग सिस्टम लगाया और उसके बाद उस पंपिंग सिस्टम के साथ हमने इंटीग्रेट किया हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स को, क्योंकि अगरचे डैम में पानी मौजूद है और काफ़ी लगता है, लेकिन अगर आप उसको रिवायती तरीके से फ्लडिंग के ज़रिए से अपने खेतों में लगाएंगे तो 3 महीने बाद आपका पानी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ पीरियड फ्लो, इट्स जस्ट के जी जब बारिश हुई है तो आपके पास पानी आ गया और अगर आप सारा इस्तेमाल कर जाएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा अगली बारिश के आने तक। तो हमने उस चीज़ को इंश्योर किया कि जो फ्लडिंग है वो अफोर्डेबल नहीं है, स्पेशली इस इंडस बेसन के बाहर के इलाकों में। तो फ्लड्स की रोकथाम के लिए जो हमने जदीद तरीका आपाशी इंट्रोड्यूस कराए, हमने माशाल्लाह से- स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया, हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया और उसको इंटीग्रेट कर दिया सोलर पंपिंग के तहत। Very ठीक है, nice. सो इस पूरे तरीके से उस 20 एकड़ के फार्म के ऊपर हमारा जो पानी देने का खर्चा है, जो ढलवानी जमीन है, बड़ी अंडुलेटिंग है, वो ₹0 ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, क्योंकि इससे सोलर अच्छी का खूबसूरत बात क्या होगी जनाब कि आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन की और कम खर्च बालानशी वाला काम किया। सो एक और बहुत अच्छे पाकिस्तानी वाला कम खर्च बालानशी वाला काम किया और हम इसी तरह जो है सही तरीके से चल भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा सर, इस पे मज़ीद बात करेंगे। अपने गेस्ट टू की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ जनाब अदनान जमील साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में माशाल्लाह लेक्चरर की हैसियत से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ का माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। सर आपसे बात करेंगे 28 मई के हवाले से कि आपने बताया कि किस तरह से हमने सफ़र तय किया था 60s में, जो हमने मतलब सफ़र शुरू किया था और 70s में बाकायदा इसकी बुनियाद डाल के 98 में फ़ाइनली हमने एटमी धमाका कर दिया था। इस सारे प्रोसेस में काइंडली सर बताइएगा अदनान साहब के क्या प्रेशर थे जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मतलब सेक्टर्स जो है वो बर्दाश्त करने पड़े, यानी कि पूरी दुनिया की जानिब से क्या प्रेशर्स, क्या दबाव थे, किस नौयत के थे? जब ये इंडिया ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे आपके 13 से फिर उसके बाद 28 तक, ये जो सिनेरियो था बीच में, इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा था कि वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल बात नहीं थी कि पाकिस्तान एक एटॉमिक जो है वो पावर के तौर पे सामने है। वो किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल तौर पे कोई भी कंट्री है, स्टेट है, वो पाकिस्तान उसके साथ। तो पाकिस्तान में आपसे इससे पहले भी कहा था कि यूएसए ने भी 5 बिलियंस का एक पैकेज ऑफर कर रहा था कि आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपकी तो जो आगे बहुत सारे पुश्ते जो है आराम से बैठ के खाएंगे, हम आपको ये बहुत जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैकेज बहुत अच्छा है उसमें से। लेकिन सब चीज़ों को इग्नोर करके पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रेशर को छोड़ के अपनी खुद मुख्तियारी, अपने पीस के लिए, पब्लिक डिमांड की खातिर, और वो जो है वो उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है 98 से लेकर 2004 तक जो पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे बहुत पीछे चला गया, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगे। जो थे आपके नॉन OIC स्टेट्स, उन्होंने कंडेम किया। आपकी जो है सलामती कौंसल ने जो थी 1172 के रेजोल्यूशन के मुताबिक उसने पाकिस्तान इंडिया दोनों के इसने बहुत ज़्यादा कंडेम किया। उसके बाद आपकी USA, आपकी UK, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन इवन के, उन सब ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए और आपके ऊपर जो आपको मिल रही थी असिस्टेंस, जो मिल रही थी इंटरनेशनल एड मिल रही थी, वो रुक गई आपकी। और वो आपकी बाद में जाके बहाल हुई तकरीबन जब आपकी 2001 के अंदर जब पाकिस्तान ने साथ दिया आपकी इसके साथ USA के साथ अफगानिस्तान वार में, तो फिर 2001 में कुछ स्टार्ट हुई। उसके बाद जाके IMF ने दोबारा से कर्जा देना स्टार्ट किया और आपके ऊपर जो है सैंक्शंस हटाई 2004 में जाके।
तो इस लेकिन तमाम 1998 से 2004 तक जो है, हम तक जो है continuously पाकिस्तान crisis में क्रूशियल रहे। जो है वो सिचुएशन में Financial गुजरा, status। और इवन जापान ने तो पाकिस्तान के साथ फॉरेन जो पॉलिसी थी वो सस्पेंड कर दी और उसके पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को बुला के 98 के अंदर, तो उसमें से तो ये तमाम सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की ट्रेड जो थी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई और पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी तौर पर बहुत पीछे चला गया। लेकिन इस तमाम मुश्किलात से गुजर के पाकिस्तान के कौमी मफाद में जो फैसला था उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बाखूबी समझा उस नोयत को कि ये बहुत ज़्यादा जो है एहसास नोयत का मामला है, और जो अगर उस वक्त यही एक मौका है उसके बाद शायद पाकिस्तान के लिए ये न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए। और अभी हम माशाल्लाह उस दौर हुकूमत में जो वज़ीर आज़म थे उनसे अभी उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह वो हमेशा से नेशनल इंटरेस्ट में हमारे पॉलिटिशियंस अपने तौर पे काम करते आए हैं कि अब भी करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखिए कितनी मुश्किलात के बावजूद भी जो है हमारी फंड रेजिंग जो है वो रोक ली गई, हमारे जो है हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो कम कर दी गए, हमें जो एक अलग थलग करके रख दिया गया। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद भी, इन सब प्रेशर्स के बावजूद भी माशाल्लाह हमने अपने स्पिरिट को, जोश को, जज्बे को, अपने टारगेट को, अपने गोल को जो है वो पीछे नहीं किया, हमने उसी को प्रायोरिटी पे रखा। और जब आप किसी काम को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं, जब आपके पास नेक मकसद हो, अल्लाह ताला का नाम और उसकी मदद शामिल हाल हो और इतनी मतलब हार्ड वर्किंग आपकी सारी टीम हो, तो कोई वजह नहीं है कि अपने आप टारगेट्स को, अपने गोल्स को जो है वो अचीव नहीं कर सकते। बात है सिर्फ इस स्पिरिट की, इस जोश की और इस जज्बे की। और माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से हमने उस पर काम किया, और उस पर काम करने के बाद से, एटमी ताकत बनने के बाद से लेकर आज तक, जमील साहब आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान एटमी सेक्टर पे करंट क्या सिचुएशन है, कहाँ खड़ा है, करंट पोजीशन क्या है एटमी सेक्टर पे? पाकिस्तान जो उस पर मज़ीद ज़्यादा काम कर रहा है, उसके ऊपर अखराजात जो हैं पाकिस्तान के तकरीबन जो है पाकिस्तान के दफ़ाई जो बजट है उसके ऊपर 22% है पाकिस्तान का टोटल जो बजट है। लेकिन उस पर भी एटॉमिक जो प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहा है वो भी तकरीबन आपके 10% आपका कौमी बजट के बनता है। उस पर जो है पाकिस्तान जो है उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हाइड्रोजन बम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पाकिस्तान। और क्योंकि वो अपडेटेड नहीं रहे, जो 98 में जो बम धमाके वो अपडेटेड नहीं है, तो मज़ीद वो जो है एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। और सेकंड ये है कि शॉर्ट मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो शायद उस पर ज़्यादा काम कर रहा है, ड्रोन्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। उसके ऊपर एक और जो चीज़ थी जो पाकिस्तान का 98 से लेकर अब तक 2010 तक जो सबसे ज़्यादा जो ब्लेम पाकिस्तान पर लगता रहा कि पाकिस्तान के जो ये असासे हैं, ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सेफ़ नहीं है, सेफ़ एंड हैंड्स में नहीं है, टेररिस्ट अटैक हो रही हैं और ये उनके हाथ लग सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट है एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे भी, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान जो है माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्लान पे डेफिनेटली बात करेंगे, इस बात को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद सच सवेरा के प्रोग्राम में इस वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, खुश आमदीद साथ सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदर, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हुए जनाब बात हो रही है आज के प्रोग्राम में यौम तकबीर है, उसकी मुनासबत से आपने हमें ये बताना है कि पाकिस्तान ने किस मुकाम पर एटमी धमाके किए, ये हमारा आज का सवाल है आज के प्रोग्राम का। इस सवाल का जवाब दीजिए, जीत लीजिए गिफ्ट हैम्पर्स, और जो विनर्स होंगे उनके नाम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ज़रूर अनाउंस करेंगे। सो बताइएगा हमें पाकिस्तान ने किस मुकाम पर एटमी धमाके करके जो है ये तमगा अपने सर पर सजाया था। माशाल्लाह ये सेहरा अपने सर पर सजाया। और इसके अलावा जनाब आपने हमें ये बताना है कि पाकिस्तान अपना इमेज जो है पूरी दुनिया के सामने मज़ीद किस तरह से बेहतर बना सकता है। हम माशाल्लाह हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम इनको किस तरह से मज़ीद यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी ज़ुबान, आपकी बात, आपके ख़यालात हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहैसियत पाकिस्तानी। आपकी जो दिल में फीलिंग्स हैं, जो आप के जज्बात हैं, उनकी अक्कासी आज सच सवेरा के प्रोग्राम से आप कर सकते हैं। अपने ख़यालात का इजहार कीजिएगा, अपने जज्बात को ज़ुबान दीजिएगा और डायल कीजिए हमारा नंबर 846606 और पाकिस्तान के बाहर से जो कॉलर्स कॉल करें काइंडली डायल कीजिएगा 0092। पहले आप डायल कीजिएगा, फिर कॉल कीजिएगा और हमें बताइएगा। जनाब बात हो रही है आज के प्रोग्राम में 28 मई के हवाले से। हम लोग अदनान जमील साहब से बात कर रहे हैं इस हवाले से कि 28 मई पाकिस्तान कैसे बना, उस सारे उसके सफ़र पर बात कर रहे हैं। और मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ हैं, जनाब उनसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में तवानाई किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। बात हो रही थी मोहम्मद सलीम साहब से
कि सोलर इरिगेशन सिस्टम उन्होंने बताया कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर इसी पे काइंडली मज़ीद रोशनी डालिएगा, किस तरह से आप सोलर इरिगेशन सिस्टम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो सुंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने वो डैम लिया, उसके ऊपर सोलर इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करके पंप लगा दिया, ठीक है। जब वो लगा दिया तो उसके बाद ये 20 एकड़ के ऊपर तकरीबन वो सोलर इरिगेशन सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका एक सेकेंडरी बेनिफिट हम ये ले रहे हैं कि उसी सोलर पैनल से हम साथ साथ बिजली भी ले रहे हैं, यानी हमारा पंखा भी उस पर चल रहा है, हमारी लाइटिंग भी उस पर। तो लोड शेडिंग का बेसिकली फॉर्म लेवल पे हमने इशू रिजॉल्व कर दिया। यानी कि सर वो वही बात होगी वो डुअल पर्पसेज है, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो सस्ता रहो बार बार। जी। तो इस पानी को, जब वो लिमिटेड पानी था डैम का, उसको सोलर इरिगेशन से जब हमने यूज़ करने के लिए प्लान किया तो हमने सबसे पहले स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए। और ये पीआरसी को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा बड़े स्प्रिंकलर सिस्टम्स को हमने सोलर पंप के साथ जाके इक्विप किया है। इससे पहले ड्रिप इरिगेशन चल रही थी, वो भी ऑब्वियसली पीआरसी का ही काम था, लेकिन सोलर के साथ बड़े स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को हमने इक्विप किया ताकि हमारी जो गंदम है, जो हमारी मकई है, जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं, उनको हम इरिगेट कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे हमने ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश किए। ऑर्चर्ड की इरिगेशन के लिए हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है 90% तक, और पानी को जहाँ और जितनी मिकदार में चाहिए उतना ही वो लगाने की अहलियत रखते हैं। उनको भी हमने सोलर के साथ कनेक्ट किया। इसके अलावा हमने टनल फार्मिंग को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। आजकल बेमौसमी सब्जियों की बड़ी कीमत मिलती है ज़मींदार को, और ये बड़ी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, तो उनके अंदर बेसिकली टनल्स के अंदर भी हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया और उसको भी इक्विप किया हमने सोलर के साथ। तो उस फार्म के ऊपर, 20 एकड़ फार्म के ऊपर जितना भी पानी से रिलेटेड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे उनको हमने मिनिमाइज़ कर दिया। और इसके अलावा जो एक हमारी काफ़ी बड़ी एक्टिविटी हमने की कि हर ज़िम्मेदार अपने पौंड के अंदर मछली डाल देता था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मछली जानदार है और हर जानदार की तरह उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहेगी तो उसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी, और अगर नहीं मिलेगी तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सफ़र करती है। तो जितने भी वो पॉन्ड्स हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारों के पास कोई ज़रिया नहीं है कि वो मसनूई तौर पर उस डैम के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा सकें, क्योंकि मछली को ऑक्सीजन डिज़ॉल्व फॉर्म में चाहिए। जो पानी के अंदर हल हो जाए ऑक्सीजन, उसको वो अपने लिए रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करती है। तो इसी सोलर पंपिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए पीआरसी के हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स ने, हमने ये काम किया है कि उस डैम के ऊपर मसनूई बारिशें बरसाई हैं। हम रोज़ाना 4-5 स्प्रिंकलर्स डैम के किनारों पे मुख्तलिफ जगह रख के और डैम के अंदर मसनूई बारिश डैम के ऊपर बरसाते रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब वो बारिश का पानी दोबारा डैम के ऊपर बरसता है तो वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और उससे जो हमारी फिश ग्रोथ है इवन वो भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये एक बड़ा हमने वर्सटाइल काम किया। सारा सिस्टम बता रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत लेटेस्ट भी, लेकिन ये आप एक रिसर्च सेंटर में बैठते हुए तो कर सकते हैं। एक आम किसान, एक आम ज़मींदार वो क्या करेगा? उसके लिए तो कॉस्टली भी बहुत पड़ेगा, वो सारे सिस्टम कहाँ से ना, उसके पास तो अवेयरनेस भी नहीं है। सुंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली तस्हीह ये है कि ये रिसर्च फॉर्म के ऊपर नहीं है। अच्छा। ये यानी कि हमारे एनएआरसी के अंदर नहीं है, ये फार्मर फील्ड के ऊपर फतेह जंग के अंदर है। लेकिन फिर भी फार्मर के लिए उस सेक्टर में भी मतलब उस दूसरा आपका जो परसेप्शन है वो आम लोगों की तरह ठीक है कि ये इनिशियली इसकी कैपिटल कास्ट है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये महंगा ज़रूर है, वो जो आपने बात की थी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, लेकिन ये उतना महंगा नहीं है जितना इसके बारे में सोचा जाता है। एक ट्रैक्टर की कीमत जितनी इसकी कीमत है। अच्छा, ठीक है। सो अगर जिम्मेदार ट्रैक्टर ले सकता है तो ये भी करवा सकता है, तो फिर ये भी ले सकता है। दूसरा, इसको प्रमोट करने के लिए देखिए इनिशियली आपको, अब देखिए पोटोहार में 1300 डैम्स हैं ऐसे, जिसका हमने एक लिया है। अगर 1300 डैम्स के ऊपर यही सिस्टम लग जाए और वहाँ से ह्यूज हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ जाए, तो ना सिर्फ ये कि हमारा जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बल्कि जो रूरल लाइवलीहुड है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, आपने बात की थी बदलते मौसम या क्लाइमेट चेंज की, तो बड़ा प्रेशर रहता है पाकिस्तानी मुल्कों के ऊपर, वेस्टर्न ब्लॉक्स का, कि आप लोग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर कुछ काम करें। बिल्कुल, बिकॉज जितनी ग्रीन हाउस इफेक्ट जितनी मतलब बढ़ रही है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में, एग्जैक्टली कैसे एग्रीकल्चर। तो हमारा ये जो पीआरसी का मॉडल है, ये ग्रीन फूड सिक्योरिटी मॉडल का हमने इसको नाम दिया है, क्योंकि ये सोलर इरिगेशन सिस्टम है, इसमें कोई एमिशंस नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड आप फिजा में खारिज नहीं कर रहे हैं।
and again we are using the high efficiency irrigation system, so water conservation. So basically ये ना सिर्फ आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, गुर्बत में कमी लाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं, बल्कि आपके क्लाइमेट को भी ये स्टेबलाइज करेगा। क्लाइमेट की स्टेबिलिटी जिस काम से हो, और हमें क्या चाहिए जनाब एग्रीकल्चर से, क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखें, वरना एग्रीकल्चर होगी, इंडस्ट्री होगी, क्लाइमेट का कौन ख्याल रखता है, अपना काम करते हैं। तो इससे ज़्यादा खुश आइन बात कोई हो ही नहीं सकती कि क्लाइमेटिकल चेंजेस को भी, इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी एज आ नेशन जो है अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम दुनिया के बदलते हुए मौसमों के साथ, हालात के साथ भी कोप अप करें। सो अपनी ऐसा तरीके से इस इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी को भी अगर हम निभा रहे हैं तो माशाल्लाह एक बहुत खुश आइन बात है पाकिस्तान के इमेज के लिए। इसी बात के बाद साथ ही जनाब बढ़ेंगे अदनान जमील साहब की जानिब, और सर आपसे पूछेंगे, अभी हमने पूछा, आपसे बात हो रही थी जनाब के 1998 के बाद का एरा जो है कितना सेफ एंड सिक्योर है। सो रूमर्स आर देयर के बहुत ज़्यादा खदशात लाहक हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम को। सो क्या इस बात में कहाँ तक सदाकत है, क्या ये बात ठीक है? न्यूक्लियर वेपन्स की जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले से बात है तो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम लगता रहा है 98 के बाद 2000 तक भी, कि जो है वो सेफ़ हाथों में नहीं है और कभी भी टेररिस्ट के हाथ पे लग सकते हैं और कभी भी टेररिस्ट उस पर अटैक कर सकते हैं या उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। क्योंकि कभी भी, मैंने आपसे उससे पहले भी कहा कि वो कभी भी किसी मुल्क के लिए, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक जो है वो पावर के तौर पे सामने आया है। तो इस वजह से हमेशा ये इल्ज़ामात की बारिश होती रही है। लेकिन ये पता होना चाहिए किसी स्टेट के अंदर पाकिस्तान तो एक एटॉमिक जो पावर के तौर पे स्टेट पे तौर पे सामने आया है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल है और एक बहुत बड़ी मिलिट्री है और उसके एक बहुत बड़ी जो है इदारा है, और उसका जो इस वेपन्स की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। इवन सबसे बड़ा NCA है, NCA जो 2000 नेशनल कमांड अथॉरिटी, ये वेपन्स की उसमें से इदारा है जो उसको सेफ एंड कस्टडी के उसमें से स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करता है, और ये आपका 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका जो चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके साथ आपके ज्वाइंट जो चेयरपर्सन है वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फिनांस मिनिस्टर हैं। बहुत बड़ी एक कैबिनेट है जो इसको मॉनिटरिंग कर रही है, देखभाल कर रही है। तो उसके अलावा आपके 2007 में एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था, NCA 2007 एक ऑर्डिनेंस मुशर्रफ साहब के दौर में, उसमें भी आपके ऊपर जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर लगे थे, जो अगर कोई कोताही किसी किस्म के तो 30 साल तक भी उसके ऊपर जो है वो जेल हो सकती है किसी किस्म का उसमें से। और इसको मजीद जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस और इसको फॉर्मलाइज किया गया था, और ताकि इंटरनेशनल क्राइटेरिया के मुताबिक कि वेपन्स को किस तरह से जो है। लेकिन उसके बावजूद भी, और उसके बाद अलावा हमेशा से जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया था, प्रेसिडेंट साहब ने भी, कि हमारा जो है सेफ एंड साउंड है, कोई किसी किस्म की जो है खदशात की दुनिया को इस पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। और हमारे 2010 में एक बार बावर कराया था हमारे इस फाउंडर जो स्पोक्समैन ने, कि किसी अगर कोई कंट्री ये चाह रहा है, कुछ स्टेट चाह रहा है कि पाकिस्तान को इस वेपन्स की सिक्योरिटी के बारे से असिस्टेंस दे, तो हम बिल्कुल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और किसी मुल्क को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो यहाँ तक असेस हासिल करें, और यहाँ तक कि हमारे स्ट्रेटेजिक जो प्लान है वहाँ तक इदारे तक भी असेस हासिल करें। हम किसी कंट्री को, किसी स्टेट को नहीं, और क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और हमें बेहतर पता है कि हमने इसकी रखवाली किस तरह से करनी है या किस तरह से इसको तरतीब देना है। तो ये हमेशा से र्यूमर्स जो हैं वो सामने आए हैं और वो इसमें कोई नहीं है। और हालांकि ये बहुत बड़ी एक लॉजिकल बात है कि वेपन्स आम सी चीज़ नहीं है कि ऐसे कहीं खिलौना है कि कहीं दुकान पर पड़ा है तो वो लेके चला जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स की सूरत में पूरे पाकिस्तान के अंडरग्राउंड जो है वहाँ पे रखे जाते हैं पार्ट्स की सूरत में। ऐसा नहीं कोई एक जगह मौजूद है और उस जगह मुकम्मल एक जो है फिजिकल एक सूरत में नहीं है, पार्ट्स की सूरत में है। उसको ऑपरेट करना, वहाँ तक एक्सेस हासिल करना, यहाँ तक कि जहाँ तो बहुत ज़्यादा, ये तो वहाँ के जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता, उनको ऊपर भी नहीं पता कि हम कहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे हम काम करके शाम को वापस लौटते हैं। ये तो एक वेरी नाइस है। जो लोग जो हैं पाकिस्तान में ही, पाकिस्तानी जो इस खतरात का शिकार है, इस खतरे का शिकार है कि जनाब हमारे एटमी पावर्स हैं शायद वो सेफ हाथों में नहीं है, तो सुन लीजिए कि जो साइंटिस्ट हैं शायद उनको भी खुद सही से नहीं मालूम कि कहाँ पर मतलब जो है एक जगह पर दूसरी जगह पर नहीं है। तो माशाल्लाह पूरे इदारे, पूरे इंस्टीट्यूशंस, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर। सो पाकिस्तानियों, आपके लिए ये मैसेज है जो अदनान जमील साहब के तवस्सुक से सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँच रहा है कि प्लीज़ डोंट यू वरी, पाकिस्तान की माशाल्लाह एटमी पावर जो है बहुत ही सेफ एंड साउंड हाथों पे मौजूद है। हमने कभी भी अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम मतलब कहते हैं ना गैरतमंद और खुददार कौम है, और माशाल्लाह व्हेन इट कम्स टू आवर सिक्योरिटी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। देखते हैं इस हवाले से कॉलर हम क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं वहीद बात कर रहा हूँ जी, बाफल नगर से। वहीद साहब क्या कहना चाहेंगे?
ये जो फिशरीज के बारे में बता रहे हैं साहब, जी इनसे पूछना है जी, ये जो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इस्लामाबाद में, जिनमें एक साहब काम करते हैं, जुनैद भट्टू साहब। जी हेलो। प्लीज़ जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो आपने बताना था प्रोग्राम का टॉपिक के हवाले से पाकिस्तान का इमेज कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये हमारे सवाल का जवाब, जिसका हम लोग जवाब देंगे आपको। मतलब विनर कौन है ये बताएंगे आपको एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मोहम्मद सलीम साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि आपने बताया कि इरीगेशन सिस्टम जो है ये इस तरह यूटिलाइज हो रहा है और मतलब जो कॉस्ट है वो इस पर इतनी आ रही है, तो फ्यूचर प्लान्स माशाल्लाह इस सिस्टम को आगे कहाँ तक हम लेकर जा सकते हैं, क्या इस सिस्टम को फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज करेंगे? देखिए सुंदर, यानी ये मैं पहले ही बात कर रहा था कि अब हम 21वीं सदी में जी। हैं, हमें रिवायती तरीका ज़राअत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये सोलर इरिगेशन सिस्टम, पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हमें धूप की सूरत में बेताशा कुदरती तौर पर एनर्जी दी भी है, तो हम उसको हार्वेस्ट करके, इसको इस्तेमाल करके इमीडिएटली अपने वो एरियाज़ जो कि आउटसाइड इंडस बेसन है, पोटोहार है, बलूचिस्तान है, KPK के इलाका जाते हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे हम इसको स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर सकते हैं। PRC इसमें एक ऑलरेडी नेशनल स्केल पे प्रोजेक्ट बना भी रही है, ताकि जो काम हमने फतेह जंग पंजाब में किया है उसको 4 सूबों में लेके जाया जाए और दिखाया जाए लोगों को। साथ साथ इसमें क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें फार्मर की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वो माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप उनको इक्विप नहीं करेंगे, ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, तो वो इन बेहतर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे मुनासिब तरीके से। तो एक हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम है। दूसरा, इंशाल्लाह हमें नई गवर्नमेंट और नई लीडरशिप से भी तवक्को है कि वो इन प्रैक्टिकल मॉडल्स को जो PRC ने डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं फार्मर फील्ड पे, और जो हमारे सोल्यूशन, जिसमें पानी का सोल्यूशन है, एनर्जी का सोल्यूशन है और लाइवलीहुड का, ये तीनों मसाइल हैं जिनमें पाकिस्तान इस टाइम घुसा हुआ है और फंसा हुआ है, और उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह अपस्किलिंग इसकी हमारे अपने प्लेटफॉर्म से भी इसमें इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब, और इंशाल्लाह हमें नई गवर्नमेंट से भी तवक्को है कि वो ऐसे अप्लाइड जो प्रोग्राम्स हैं उनको बलूचिस्तान में, सिंध के उन इलाकों में जो जहाँ नहरी निज़ाम नहीं है, पंजाब के जो नहर ऐसे इलाका जात हैं, देखिए इसको आप इवन यूज़ कर सकती हैं थल में और थर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिल जाएगी, और पानी को आप इकट्ठा कर सकते हैं। जब भी बारिश होती है तो आप उसको स्टोर करके तो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पानी की कमी है, बारिशें कम होती हैं, वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए पानी आपको चाहिए, पानी आपको डैम्स की सूरत में, छोटे डैम्स की सूरत में कैसे इकट्ठा करके कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारा ऑब्वियसली PRC उसमें हेल्प कर सकती है। बेस करता है। वेल, अल्लाह करे जी PRC इसी तरह ही माशाल्लाह काम करते रहे, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें, और आप माशाल्लाह जो है पाकिस्तान की ज़राअत में जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहें। थैंक यू सो मच सर। आपसे भी मज़ीद बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से। अदनान जमील साहब से एक और आखिरी सवाल करने का मेरा बहुत दिल चाह रहा है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी मेरा खुद ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब्जेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से काइंडली बताइएगा कि हमारे पाकिस्तानी माशरे में ह्यूमन स्टडी का जो ट्रेंड या कॉन्सेप्ट है, हम लोग शायद नहीं इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम अपने ही मसाइल से बाहर नहीं निकलते हैं, तो मतलब ह्यूमन रिलेशंस पे या ह्यूमन साइकोलॉजी पे या आपस में ह्यूमन बिहेवियर पे, इस पे पढ़ने का, समझने का, अंडरस्टैंडिंग का ट्रेंड ही कम है। इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए सेक्टर को? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का तो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में कैसे इसको मजीद इनहांस किया जाए, किया जा सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी इतना इंपॉर्टेंस है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब चल रही है अर्थक्वेक के उसके बाद। अब इसको इंपॉर्टेंस अब पता लगी है कि हर यूनिवर्सिटीज़ को कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि बाद क्यों इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की, क्योंकि जब से NGOs आई तो उनका एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनको इस कल्चर की, लोगों के बिहेवियर का, लोगों के यहाँ से नॉर्म्स वैल्यूज़ का नहीं पता था। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्चर हैं, वो सबसे पहले जो है वो आपकी ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करते हैं कि इनका बिहेवियर है कैसे, इन्वायरमेंट कैसे, उस एनवायरमेंट में उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होती है, उनकी जो है बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो। तो उसमें से आप किसी जगह पे डेवलपमेंट करते हैं, कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले उस सोसाइटी को स्टडी करें, वहाँ के लोगों के लिविंग पैटर्न्स क्या हैं, लोगों के। अब ये तो नहीं है कि मैं एक बहुत ज़्यादा विलेज में जाके आप KFC जाके लॉन्च कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे देखें वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, अर्बन है, एरिया है, कम्युनिकेशन बेस्ड कैंपेन लॉन्च करना, लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या है, तो फिर जाके आप वो जो है कोई प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे बेहतर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, उससे ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता आपका कोई भी कल्चर। तो उसमें मैं ही समझता हूँ कि जो है अंडर ग्रेजुएट वहाँ पे ये जो प्रोग्राम है आपका कोर्स जो है एंथ्रोपोलॉजी, बल्कि इवन के स्कूल्स में भी अब ये स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये जो पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रिसर्च के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा है।
उसमें से। तो इस हवाले से थोड़ी सी चाहिए। अभी तो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हुआ, अभी मैं देख रहे लास्ट 2 ईयर से 5-6 यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो गया, चाहे कराची यूनिवर्सिटी है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया, बहरी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया जी। वी विश एंड प्रे के बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी जो वो एंथ्रोपोलॉजी को इतना ही सीरियसली और सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। जनाब प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो जाते हुए अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ गेस्ट से जो एक अच्छा सा मैसेज लेना चाहेंगे रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस और रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर। जी मोहम्मद सलीम साहब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन है और महफूज है, हमारा ज़िम्मेदार भी बड़ा तगड़ा है, उसको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। और पीआरसी अपने प्लेटफॉर्म से जो हमने रिसर्च की है, जो हमने तजुर्बात की हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों की रहनुमाई करने के लिए कि वो अपनी ज़राअत को, अपने फार्म को एनर्जी के क्राइसिस में भी, पानी की कमी की सूरत हाल में भी किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच सर। अदनान जमील साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान की बहुत पुरुमीद हूँ और पाकिस्तान का मैं बहुत बेहतरीन फ्यूचर देख रहा हूँ। आने वाले दिनों में एक नया पाकिस्तान देख रहा हूँ। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है गुड गवर्नेंस, और बाकी सोसाइटी लेवल पे हमें जो है अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। ग्रुप लेवल पे, इंडिविजुअल, मैं आपसे स्टार्ट हूँ, तो घर से स्टार्ट हूँ, तो मोहल्ले से स्टार्ट अपने से खुद से स्टार्ट करना और एक अच्छी नेशन के तौर पर हमें प्रूव करना है इस दुनिया को कि हम एक यूनाइटेड हैं, आइडियोलॉजी पे, लैंग्वेज पे, कल्चर पे, हम एक हैं, रिलीजन पे हम एक हैं और हम nice. एक अच्छा पाकिस्तानी बन सकते हैं। एक अच्छी पाकिस्तानी कौम के तौर पे हम दुनिया को ये खुद मैसेज को मनवा दे सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छे मैसेजेस हमारे गेस्ट ने दिए। हम एक हैं, बस यही सबसे खूबसूरत बात है। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की बात हो, यूनाइटेड रहने की बात हो, एट द एंड अगर हम एक हैं और एक ही रहेंगे तो कोई वजह नहीं है कि इंटरनेशनल सेक्टर पे जो हमें अपना इमेज जो है इंटरनेशनल ग्राउंड्स में इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। इंप्रूव बिल्कुल कर सकते हैं, बस जो ग्लू है यूनाइटेड रहने का, उसको साथ जोड़ कर रखने की, उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। सो एक रहिएगा और एक रहने में पाकिस्तान की मदद कीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जनाब ये बात बहुत खुश आइंद साबित होगी अगर आप पाकिस्तान का इमेज इंप्रूव करना चाहते हैं। जनाब प्रोग्राम के आखिर में हम लोग बात करेंगे विनर की, अनाउंस करेंगे। सईद साहब मंडी बहाउद्दीन से हमारे आज के प्रोग्राम के विनर हैं। सईद साहब, आपको बहुत मुबारक हो, गिफ्ट हैम्पर आज के प्रोग्राम का जो है वो आप जीत चुके हैं। सो वी विश एंड प्रे कि आपने आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ गेस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया करेंगे, मोहम्मद सलीम साहब का और अदनान जमील साहब का। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन जो है आपके तवस्सुक से, सच सवेरा प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स तक हमने पहुँचाई। और इस दुआ और उम्मीद के साथ जहाँ रहें खुश रहें, अपने अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आज के दिन, ऐसे दिन हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं कि हम उस अहद की तजदीद कर सकें जो हमने पाकिस्तान की पैदाइश पर इससे किया था। तजदीद अहद अगर हम आज कर लें कि जिस मकसद के लिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, वो क्या है। अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको बनाएंगे, इस्लामी क़वानीन इस पर अमल, इसमें जो है वो नाफिज करेंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कभी ये नाम अकेला लेंगे पाकिस्तान और जब इकट्ठा लेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यू विल डेफिनेटली फील दैट डिफरेंस। सो सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया कैसा बनाया जाए, इस अहद की तजदीद करें। आज के दिन इस पर गौर करें, इस पर सोचें। इंशाल्लाह कल आप आज से बहुत बेहतर सोच, नज़रिया और पाकिस्तान पाएंगे। मुझे सुंदस मुस्तकीम को सच सवेरा के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल उनके लिए रखिएगा जो आपको बहुत प्यार से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।